Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, in this lecture, we will cover notes part number 2 and part number 3. I have provided you two different notes. It is the addition of part 2 notes. So, I name this document as part 2 and part 3. First of all, in this document, we have discussed functional dependency. If the information is stored in a table, can uniquely determine information in the same table. मतलब क्या आपके टेबल का अंदर एक एट्रीब्यूट ऐसा है कि उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करवा सके, तो वो क्या कहलाती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी. कंसिडर इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट. जैसे कि एक एम्प्लॉय आईडी है E01. E01 से पता चल रहा है कि E01 का नेम ये है और एज ये है. P फंक्शनली डिटरमाइंस Q, देन देखें in the above table employee name is functionally dependent on employee ID because employee name can take only one value for the given value of employee ID. ठीक है, तो employee ID और employee name एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. employee name is functionally dependent on employee ID. employee name अगर Amit, रोहित दो दफा कहीं लिखा हुआ है तो हम उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? उसकी ID के परस्पेक्टिव से. तो ये था आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी. दूसरा है हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. When an indirect relationship causes functional dependency, it is called transitive dependency. यानी कि उसके अंदर कुछ indirect relationships होते हैं. यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है. यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है. व्हाट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? जिसके अंदर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हो. इन अ डेटाबेस इट इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बुक का रिलेशनशिप है. बुक है, बुक के नाम से हमें ऑथर पता चल रहा है और ऑथर के नाम उसका सिटी लिखा हुआ है. अब मैं अगर खाली बुक का नाम सर्च करूं तो बुक के नेम से और उसका ऑथर मुझे पता है. मुझे पता चल जाएगा कि इसकी नेशनैलिटी क्या है. जबकि डायरेक्टली जो है बुक का नेशनैलिटी से कोई लिंक नहीं है, ऑथर से लिंक है. लेकिन क्योंकि ऑथर का लिंक नेशनैलिटी से, तो इसलिए ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाएगी और इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं. सॉरी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं. यहाँ पे भी इन्होंने बुक की और ऑथर की एग्जांपल दी है. जैसे कि हम देखें ऑथर आईडी, ऑथर, बुक और ऑथर की आ गई यहाँ पे नेशनैलिटी. इन ऑथर्स इन द अदर अबव एग्जांपल, here the book attribute determines the author attribute. बुक से हमें पता चल रहा है कि ऑथर कौन है. इफ यू नो द बुक नेम यू कैन लर्न द ऑथर्स नेम. अगर आपको बुक का नेम पता है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस सिस्टम्स बुक का नेम है, उसके ऑथर का नाम क्या है? अल मिस्री है. अब अल मिस्री के नेशनैलिटी भी तो पता है ना हमें. तो दिया तो हमने खाली बुक का नेम ही, लेकिन उससे हमें दो एट्रीब्यूट्स और पता चल गए. दैट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंस. Likewise, the author attribute determines the author nationality, but not the other way around. Just because we know the author's nationality does not mean we can determine the author. सिर्फ nationality से हमें author नहीं पता चलता. ऐसे मैं लिख दूं पाकिस्तानी या इंडियन, तो पाकिस्तानी बहुत सारे ऑथर हो सकते हैं, इंडियन बहुत सारे ऑथर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी और उस बुक का नाम उससे हमें डिटरमाइन हो जाएगा. इसलिए इस टेबल से क्या डिटरमाइन हो रहा है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी.
इन दोनों का डिफरेंस आपने याद कर लेना है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास ये एक और टेबल मौजूद है, बुक आईडी, बुक और ऑथर आईडी। ऑथर से एक अलग टेबल यहाँ पे मौजूद है, तो हर एक अलग चीज शुरू हो जाएगी, बस जहां तक आपको बताया डिपेंडेंसी के बारे में उसको आप याद रखें। उस पार्ट में हम काम करते हैं। अब आते हैं हम अपने ट्रांजेक्शन के टॉपिक पे। ये एक नया टॉपिक है, ठीक है, इसलिए एडवांस डेटाबेस में इसको इंक्लूड किया गया है। और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस टॉपिक की हर चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर के पर्सपेक्टिव से भी और आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन का वर्ड आपने सुना होगा, आप बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, इसी तरह से डेटाबेस के अंदर भी ट्रांजेक्शन होती है। यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी वहां से रीड आउट की, कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वहां से ली और वहां पे इंसर्ट कर दी वापस, ये एक ट्रांजेक्शन है। आपने बैंक से कोई अमाउंट निकाली या कोई अमाउंट अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की, ये एक ट्रांजेक्शन है। उस ट्रांजेक्शन से पहले आपने कुछ स्टेप्स किए, ठीक है, या आप कोई रेलवे का टिकट बुक करवा रहे हैं, कोई एयरलाइन टिकट बुक करवा रहे हैं, वो भी क्या है? ट्रांजेक्शन है। पेमेंट से पहले पहले आप किन मराइल में जाएंगे, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप एयरलाइन बुकिंग की बात करें, आप फ्लाइट नंबर देखेंगे, फिर आपको कराची से इस्लामाबाद जाना है, तो आप देखेंगे कराची से इस्लामाबाद की कितनी फ्लाइट जा रही हैं, किस दिन कौन सी फ्लाइट जा रही है, टाइमिंग्स क्या है। फिर आपकी जो भी सुटेबल फ्लाइट होगी या सुटेबल टाइम होगा, यू विल सेलेक्ट दैट टाइम, एंड व्हेन यू मेक पेमेंट, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, रीड और राइट। रीड फंक्शन क्या करता है? रीड फंक्शन जो है, आपने जितना भी ये सर्चिंग का काम किया, डेटा को पढ़ा और फ्लाइट के टाइमिंग देखे, सब कुछ करे, तो ये आपके पास कहलाता है रीड फंक्शन। जब आपने पेमेंट कर दी, तो अब वहाँ पे क्या चेंजिंग आ गई डेटाबेस के अंदर, कि पहले अगर वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि 65 सीट्स अवेलेबल हैं, आपने अपनी 4 सीट्स या एक सीट बुक कर दी, फॉर एग्जाम्पल एक सीट बुक करी, तो अब वहाँ पे क्या राइट हो जाएगा कि 65 माइनस, यहाँ पे रीड के बाद माइनस का ऑपरेशन चलेगा, और जो उसके पास रीड उसने वैल्यू की थी, फॉर एग्जाम्पल 65 रीड की थी, तो 65 माइनस 1, और राइट क्या करवा देगा वहां पे? वो 64। तो अब आपके पास या हमारे पास कोई भी यूजर उस वेबसाइट के ऊपर देखते हैं, तब उसके पास 65 एम्प्टी सीट्स शो नहीं होंगी, बल्कि 64 एम्प्टी सीट्स शो होंगी। तो ये कहलाता है रीड और राइट का ऑप्शन। जब भी हम रीड और राइट करते हैं, जैसे कि अब हम कोई काम कर रहे हैं, आखिर में क्या करते हैं? उसको सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। वो सबमिट का बटन यहाँ पे क्या कहलाता है? कॉमिट का बटन। यानी ट्रांजेक्शन जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक आप कॉमिट नहीं करेंगे। यूजर के पास तो कॉमिट लिखने का कोई ऑप्शन नहीं आता। हम वेबसाइट पे कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो आखिर में आ रहा होता है सबमिट, मोस्टली सबमिट ही लिखा हुआ आ रहा होता है, तो आप सबमिट पे क्लिक कर देते हो। असल में आप क्या कर रहे थे? कमेंट करते हैं, यानी जितना काम आपने किया है, आप कंफर्म है कि वो काम डेटाबेस में राइट कर दिया जाए, या कंफर्म नहीं है। अक्सर बहुत सारे यूजर्स देख रहे होते हैं ना, हम भी ऐसी, चलो हम इस वेबसाइट को सर्च करते हैं, थोड़ा हमें आइडिया होगा, हमने कोई वेबसाइट खोल ली, एयरलाइन टिकट बुकिंग की या फिर रेलवे टिकट बुकिंग की, हमने पूरी देखी, हर चीज देखी कि कौन कौन सी फ्लाइट जा रही है, किस टाइमिंग पे जा रही है, लेकिन आखिर में बोला नहीं, जरा घर वालों से पूछ लें किस दिन जाना है, क्या करना है, फिर हम सिलेक्ट करेंगे, अभी सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया? सिर्फ रीड का ऑपरेशन किया। डेटाबेस को कैसे पता चलेगा कि हमारा मूड है कि हम ये सिलेक्ट करें, या हमारा मूड नहीं है कि हम ये सिलेक्ट करें? वो उसको कमेंट के ऑप्शन से पता चलेगा। जब तक आप जो है कमेंट पे या सबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे, वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, अगर आपने सिलेक्ट भी कर लिया, तो ऐसा तो नहीं, ऑप्शन तो आ रहे होते हैं, बुलेट पॉइंट बने हुए, चेक बॉक्स बना हुआ है, आपने सिलेक्ट करते गए, लेकिन आखिर में आपका इंटरनेट कनेक्शन फॉर एग्जाम्पल डाउन हो गया, ठीक है, ये किसी वजह से आपके लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई, तो ये सब चीजें जब ही फाइनलाइज होंगी, जब आप कमेंट करेंगे। और उस कमेंट को करने का मतलब क्या होता है? बैक एंड पे या बैकग्राउंड में आपका राइट का ऑपरेशन जो है वो काम कर रहा है, और ये डेटाबेस के अंदर वैल्यू राइट करवा। अब ऊपर से जरा इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। A transaction is a collection of operations that performs a single logical function in a database application. Each transaction is a unit of both atomicity and consistency. अच्छा जी, हर ट्रांजेक्शन में एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी लाजमी है। अब ये एटॉमिसिटी क्या है और कंसिस्टेंसी क्या है, ये दो टर्म्स हैं, इनके आगे एक्सप्लेनेशन मौजूद है।
तो उसको हम देख लेंगे। और इसको हम कहते हैं वैसे एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। चार टाइप प्रॉपर्टीज होती है ट्रांजेक्शन की, जो क्या कहलाती है, एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। Thus, we require that transactions don't violate any database consistency constant. Consistency क्या है, हर का ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी जब वो चारों प्रॉपर्टीज एक साथ लिखी हुई आएंगी। If the database was consistent when a transaction is started, the database must be consistent when the transaction successfully terminates. सही। डेटाबेस के कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अकाउंट में आपके 5,000 रुपए थे, ठीक है। उस अकाउंट से आपने 3,000 रुपए किसी को ट्रांसफर कर दिया। आपके अकाउंट में कितने पैसे बचने चाहिए? 2,000 रुपए बचने चाहिए। तो 2,000 रुपीज ही आपके अकाउंट में बचे हैं, इससे ज्यादा या इससे कम तो नहीं है। इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट होना। यानी डेटाबेस को एक्यूरेट काम करना। कहीं इसके अंदर कोई लूप होल तो नहीं आ रहा, कहीं इसके अंदर प्लस माइनस कोई गलती तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ट्रांजेक्शन हुई है, आपके पास शायद एटीएम में अक्सर हो जाता है, हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, हमारे पास स्लिप भी आ जाती है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आते। मतलब वो कंप्यूटर तो शो कर रहा होता है ट्रांजेक्शन हो गई है, लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हुई होती। फिर हम जाते हैं बैंक मैनेजर के पास, उसको बताते हैं कि भाई ये इशू आया है, वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और फिर वो अमाउंट हमारे डेटाबेस में या पहले हमारे अकाउंट में वो अमाउंट वापस आ जाती है। और इस फंक्शन को हम कहते हैं रोल बैक फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, कॉमेट और रोल बैक। रोल बैक का फंक्शन कब यूज होता है? कि कोई ट्रांजेक्शन हमने परफॉर्म की थी लेकिन वो काम बिल्कुल सही से नहीं हुआ है, हमें पहले शो हो गया था कि ये काम हो गया है लेकिन वो काम असल में नहीं हुआ। तो रोल बैक करके वो डाटा में रीराइट हो जाता है, वो पिछले ही परफॉर्मेंस पे या पिछली ही जो उसकी डाटा शो हमें कर रहा था कि हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए हैं, तो वो 5,000 रुपए ही शो करेगा। कॉमेट के अंदर क्या होता है, अब डेटाबेस में चेंजिंग कर दो और डाटा को राइट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांजेक्शन टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम द अकाउंट ऑफ डिपार्टमेंट ए। यहाँ पे भी ये अकाउंट की ही एग्जाम्पल दी गई है। एक डिपार्टमेंट ए के फंड ट्रांसफर करने हमें डिपार्टमेंट बी में, could be defined to be composed of two separate programs। यहाँ पे दो सेपरेट प्रोग्राम्स बने हुए हैं। वन दैट डेबिट्स, एक के पास से पैसे जा रहे हैं, एक के पास पैसे आ रहे हैं, तो मतलब डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है। The execution of these two programs, one after the other, will indeed preserve consistency। तो इसके अंदर भी हमें क्या जरूरत है? कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अगर 5,000 में से 3,000 चले गए हैं तो 2,000 बचेंगे। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। However, each program by itself does not transform the database from a consistent state to a new consistent state. Those programs are not transactions। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए रीड राइट का फंक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रीड का फंक्शन क्या करता है, जो चेंजिंग कर रहा है ना, ये डायरेक्टली जो है मेमोरी के अंदर या इसके अंदर जो स्टोर नहीं करेगा, बल्कि वो बफर के अंदर डाटा को स्टोर करेगा। और राइट का फंक्शन बफर से डाटा को लेगा और फिर राइट करवाएगा डेटाबेस के अंदर। If the database operation in a transaction don't update the database but only retrieve data। थोड़ी सी मेरे पास डिस्टर्बेंस आ रही थी। हम अगेन स्टार्ट करते हैं लेक्चर जहाँ पे हमारा स्टॉप हुआ था। यहाँ पे देखें रीड एंड राइट के वही फंक्शन विद इक्वेशन लिखे हुए हैं, हम उसको देख लेते हैं। If the database operation in a transaction don't update the database but only retrieve data, the transaction is called a read only transaction। यानी हमने देखा कि कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं, किस टाइम पे अवेलेबल है, रीड ओनली ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हज की फ्लाइट में हमने देखा, सब देखा, फिर हमारा इरादा नहीं बना या फिर हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं हुई कि हम जो है टिकट बुक करवा सकें, तो हमने क्या किया, खाली रीड करके छोड़ दिया। और अगर हमने टिकट बुक करवा ली तो वो रीड राइट ट्रांजेक्शन बन गई। इट डज नॉट ऑलवेज नीड टू राइट इट टू अ डेटाबेस। जरूरी नहीं है लाजमी कि आप डेटाबेस के अंदर राइट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे जाएं, आपने बहुत सारी चीजें देखी लेकिन आपको अपने हिसाब से तो समझ नहीं आया कि आप परचेज करें, तो आप नहीं राइट करवाएंगे, नहीं कॉमेंट करेंगे, तो वो रीड ओनली ट्रांजेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप पेमेंट करते हैं तो फिर वो किस तरह से काम करेगा, रीड का फंक्शन ए के अंदर वो वैल्यू आई जो कि अमाउंट थी, उसके अंदर आपने क्या किया, ए माइनस 1,000 रुपीज किसी को दे दिए या पे कर दिए, तो ए में से 1,000 माइनस हो गए। और अब इसकी नई वैल्यू क्या बन गई है हमारे पास, 4,000। तो फिर आपने क्या, डब्ल्यू ए यानी 4,000 की वैल्यू को राइट करवा दो डेटाबेस के अंदर। अज्यूम एस वैल्यू बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांजेक्शन इज 5,000। इन्होंने भी 5,000 को अज्यूम किया हुआ है। चलिए, अब ये कॉमेट और रोल बैक फंक्शन इनकी मैंने बात की थी।
ये किस तरह से वर्किंग करते हैं दोबारा से देख लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डेबिट ट्रांजेक्शन डिस्कस अबव फेल्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑपरेशन टू, आपने ऑपरेशन टू रन किया, यानी ऑपरेशन टू यही के 1000 रुपीज जो है डिक्रीज करवाने थे। The value of A will remain 5000 in the database which is not acceptable by the bank. वो बोल रहे हैं कि आपने 1000 रुपए दे दिए लेकिन फिर भी 5000 रुपए बच रहे हैं, तो ये बात जो है बैंक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो अवॉइड कहाँ पे हम after all instructions of a transaction are successfully executed, the changes made by a transaction are made permanent in the database। और ये permanent database roll back if a transaction is not able if a transaction is not able to execute all operations successfully, all changes made by transactions are undone। तो रोल बैक का ये मतलब होगा कि जो पुरानी वाली चीजें हैं वही आपको शो होगी, पुराना डाटा आपको शो होगा। नाउ वी हैव कॉन्करेंसी कंट्रोल इन डेटाबेस। अब ये कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है? अच्छा, मैंने 4 टर्म्स का जिक्र किया था, एसेट प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस, वो शायद आपको ये रही है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंकरेंसी पे जाएंगे। इनको मैं वहीं पे उसके साथ ऐड करूँगा। नाउ वी हैव एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ से स्क्रीन आपके पास गलत शो हो रही है। नाउ वी हैव एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। इसको आपने ऐसे याद करना है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अच्छा जी, इन चारों में से या तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, डायरेक्टली ये नाम दे दिया जाए, तो मतलब आपने चारों, मे बी आई विल आस्क like that, write about the atomicity, define consistency, define isolation, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लो। तो आपने ये चारों चीजें पढ़नी है। अब जरूरी नहीं है कि आप रेक्टिफिकेशन करें या एग्जैक्टली इसको इस तरह से याद करें, आप जस्ट इसके कॉन्सेप्ट को समझें, अपने टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। ट्रांजेक्शन हैव सेवरल प्रॉपर्टीज। एटॉमिसिटी का मतलब ये है, ट्रांजेक्शन इज एन एटॉमिक यूनिट, इट शुड आइदर बी परफॉर्म इन इट्स इंटायरली और नॉट परफॉर्म एट ऑल। इसको कहते हैं कि ऑल डन और नन, यानी काम होगा तो पूरा होगा वरना नहीं होगा। कोई काम, कोई फंक्शन, कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन आपने कर ली, पूरी कर ली तो ठीक है, अगर आपने नहीं करी, बीच में कोई फंक्शन रह गया या आपने उस पर क्लिक नहीं किया तो नल, वो फिर एक्स उसी के ऊपर आ जाए, अपनी पुरानी वाली पोजीशन के ऊपर। अमाउंट ट्रांसफर बट नॉट डन, जैसे कि आपने अपने दोस्त को अमाउंट ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, आपके अकाउंट से पैसे कट भी गए थे, लेकिन उस कोई आखिरी ऑपरेशन आपका परफॉर्म करना रह गया था, आपकी लाइट चली गई, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुई। तो अब क्या होगा कि आपके अकाउंट से जो पैसे कटे थे टेम्पररी तौर पे, वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑल डन और नन। या तो सारे फंक्शंस परफॉर्म करो, अगर आखिर का एक भी फंक्शन रह गया तो पिछले वाले सारे फंक्शंस भी कैंसिल हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी वही चीज है, एग्जाम्पल मैंने पहले दे दी थी कि अगर 5000 में से 3000 निकाल दिए तो 2000 रुपये आपके अकाउंट में बचे, तो उतने ही होने चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए। तो ये चीज बताएगी कि आपने फंक्शन परफॉर्म किया। अच्छा, अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई जाहिर है ऐसे ही होगा कि 5000 से 3000 गए तो 2000 ही बचेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। कंसिस्टेंसी, क्योंकि इस टाइम अब जो आगे एक इशू आ जाएगा ना इसके अंदर, वो होता है कॉन्करेंसी। जब हम कोई भी वेबसाइट की बात करें तो बहुत सारे यूजर्स एक साथ वेबसाइट लॉग इन करते हैं, एक साथ वेबसाइट यूज करते हैं। बहुत सारे लोग देखे होंगे ना कि उनको इस टाइम पे हज पे जाना है, उनकी फ्लाइट्स देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा। उनमें से कुछ ने तो पेमेंट कर दी, फ्लाइट बुक करवा ली, और कुछ ने नहीं की। जिन्होंने करवा ली उस टाइम पे आपका टेम्पररी डाटा वेरिएबल के अंदर कुछ और सेव था। फॉर एग्जाम्पल ये सेव था कि 67 सीट्स रिमेनिंग रह गई है,
दूसरे यूजर ने ये चीज पढ़ ली 67, लेकिन उसी टाइम एक और पर्सन ने 4 सीट्स रिजर्व करवा ली। अब सिस्टम में 67 के बजाय 63 सीट्स रह गई, लेकिन जिस टाइम टेम्पररी डाटा 67 था वो किसी और ने रीच किया था, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था या वर्किंग कर रहा था। तो इसलिए जब बहुत सारे पैरेलल के अंदर यूजर्स वहां पे मौजूद होते हैं तो कॉन्करेंसी के इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी कभी कभार डेटाबेस की डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनको भी फॉलो करने के या इनको मेंटेन रखने के रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो किए जाते हैं ताकि कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। आइसोलेशन और ट्रांजेक्शन शुड अपीयर एज थो इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन। इस तरह से ट्रांजेक्शन रन हो कि वो दूसरे से आइसोलेशन में रहे, कि दूसरा उसका डाटा ना ले सके या दूसरे उसके वेरिएबल्स से डाटा रीड आउट ना करे। इवन तो मैनी ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पे वही बता रहे, बहुत सारी ट्रांजेक्शन कॉन्करेंटली रन हो रही होगी, तो ऐसा ना हो कि ट्रांजेक्शन से जो वैल्यू चेंज हो रही है वो टेम्पररी हुई है और दूसरे यूजर ने वो टेम्पररी